चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स एंड मेक योर ओन नोट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप कौन कौन सी बुक्स खरीदेंगे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे। आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि उन बुक्स को कैसे पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटीज को पढ़ने का। आपका स्टाइल क्या है। शुरू के 8 से 10 मिनट तो शायद आपको ये एक स्लाइड शो में बताऊंगा कि मेरे क्या टिप्स हैं, लेकिन प्लीज़ उसके बाद जो मैं आपको बुक रीड करते हुए एक डेमो बताने वाला हूँ उसको मिस मत करना। शायद आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो जानते हैं ये चीज़ें, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको एक बुक खोल करके 7th की एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की बुक है उसको खोल करके मैंने डेमो दिया है कि किस तरह से मैं पढ़ता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सी चीज़ों को आपको स्किप करना है। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, और आपके जो भी वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, इवन इफ दे आर क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर आपको लगता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या गलत किया तो उसको भी आप कमेंट्स में डालना। आई वुड रादर ट्राई टू इधर इनकॉर्पोरेट योर डाउट्स आर क्लियर दोज डाउट्स, और आई वुड ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन माई मिस्टेक्स। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं ज्योग्राफी की। छठी की 6th की जो एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से स्टार्ट करिए। एक बुक को ओपन करिए और उसे सिंगल गो में पूरी बुक को पढ़ना है आपको। फ्रॉम पेज 1 टू पेज लास्ट आपको सिंगल गो में पूरी बुक पढ़नी है। प्लीज़ किसी एक पेज पे अटक मत जाइएगा, चिपक मत जाइएगा कि यार जब तक ये पेज कंप्लीट नहीं होता, इस पेज की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे याद नहीं होती, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आप स्टक कर जाओगे, एक ही पॉइंट पर अटक जाओगे और वो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। फिर आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो जाएगा और आप पढ़ाई से दूर हो जाओगे। अगर आपको नहीं एक पेज समझ आता तो प्लीज़ तेजी से आगे बढ़ जाओ, 2nd, 3rd, 4th, 5th पेज पे चले जाओ, क्योंकि एक कहानी की टाइप में अगर आप स्टोरी फॉर्म में इस बुक को पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे ही आप अपनी पूरी बुक को सिंगल गो में खत्म कर लेते हो तो फिर वापस से चैप्टर 1 पे, पेज 1 पे आकर के उसको री रीड करना है, और ये सेकंड री रीडिंग में आपकी कंसंट्रेशन और रिटेंशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। इस वजह से आपकी रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। सिंगल गो में अगर आप बुक पढ़ते हो तो उसका फायदा क्या है? सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक सब्जेक्ट का, डिसिप्लिन का फ्रेमवर्क बनेगा। एक फ्रेमवर्क आपको क्लियर होगा कि ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें इस बुक में आपको पढ़नी है। वो पूरा फ्रेमवर्क जो होगा, उस फ्रेमवर्क को जब आप क्लियर कर लोगे अपने माइंड में, तो सेकेंड रीडिंग में आप उसमें ऐड करोगे डिटेल्स, फैक्ट्स। जब आप दूसरी बार उस बुक को पढ़ने लगोगे तो उस फ्रेमवर्क में वो डिटेलिंग भरना काफी ईजी होगी। यदि आपका फ्रेमवर्क ही क्लियर नहीं होगा तो डिटेल्स को कहां रखोगे? वो दिमाग में डिटेल्स डालने के लिए यू नीड अ फ्रेमवर्क, और फ्रेमवर्क सिंगल गो में जब आप रीड करते हो एनसीईआरटी की एक बुक को तो वो फ्रेमवर्क आपका एक हल्का सा बन जाएगा, और सेकंड रीडिंग में आप उसको क्या करोगे, इंफॉर्मेशन जो है, जो डिटेल्स जो उस बुक के अंदर मिलेंगी उसको ऐड ऑन करते चले जाओगे। और जैसे ही आपका एक बुक खत्म हो जाती है, 1 गो सेकंड रीडिंग, तो सेकंड स्टैंडर्ड की बुक पे आप मूव ऑन कर जाओगे। डू आई नीड टू मेंटेन अ नोटबुक फॉर नोट्स? नो, आई डोंट थिंक सो। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि आपको कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉपी बनाना, लिखना, वापस से उन्हीं चीज़ों को उतारना एक पेज से दूसरे पेज पे आपका टाइम वेस्ट करेगा और आपका फ्लो तोड़ देगा, जिससे आप ज़्यादा जो पढ़ सकते हो उतना पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि फ्लो टूट जाएगा ना। तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई एडमेंट है, किसी को लगता है कि नहीं इट हैज़ वर्कड फॉर मी, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, तो ठीक है, आपका अपना तरीका हो सकता है। इट माइट वर्क फॉर यू इन द फ्यूचर ऑल्सो, बट फॉर मी वट एवर हैज़ वर्कड आई एम शेयरिंग विद यू। सो कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है उसका एक और पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें आप अभी पढ़ रहे हो ये तभी इंपॉर्टेंट है जब आप इनको एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाओ। कितनी सारी कॉपियाँ, कितने सारे नोट्स आप बना चुके होंगे, एग्जाम से पहले या तो वो कॉपियाँ गुम हो जाएंगी या आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए बेटर है कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स को ही अच्छे से रीड करो, और किस तरह से नोट्स बनाने वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। हाउ टू मेक नोट्स देन, तो नोट्स कैसे बनाए जाएं, इस पे मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले एक डार्क ग्रीन कलर का हाइलाइटर ले लो। प्लीज़ नियॉन कलर का हाइलाइटर मत लेना, पिंक और रेड मत लेना। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग पिंक और रेड कलर जो होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते, डिप्रेसिंग होते हैं, और जो नियॉन कलर होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से दिमाग पे पेनफुल स्ट्रेस क्रिएट करता है। डार्क ग्रीन हाइलाइटर इज़ वेरी सूदनिंग, ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, और जो साइकोलॉजी का कोई आप में से स्टूडेंट होगा तो वो भी बता सकते हैं, डार्क ग्रीन कलर्स आर सूदनिंग। तो डार्क ग्रीन कलर का आप एक हाइलाइटर ले लो, और जो भी पॉइंट्स आपको बुक में इंपॉर्टेंट दिखते हैं उसको हाईलाइट कर लो। हाईलाइट कैसे किया जाएगा ये इसी वीडियो के आप सेकंड पार्ट में आप देखोगे कि मैंने एक बुक को पढ़ करके बताया है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या हाईलाइट किया जाता है, क्या क्या हाईलाइट नहीं किया जाता।
तो जब भी आप कोई नई टर्म को एनकाउंटर करते हो, शायद आपको उस टर्म के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ उसको जल्दी जल्दी गूगल करो, उसके बारे में जो भी डिटेल्स आपको गूगल से मिलती हैं उसको उठा करके अपनी एनसीईआरटी बुक पर ही एक छोटा सा नोट बना के पेन से लिख दो, अंडरलाइन करके, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपकी एनसीईआरटी बुक ही अब आपका नोट्स बन गई है। यही वो कॉपी आपकी बन गई है जिस कॉपी को आप अलग से बनाना चाहते थे। और ये एनसीईआरटी की बुक हाईलाइटेड और नोट्स अगर उस पर लिखे होंगे तो ज़्यादा अच्छी और सुंदर लगेगी। और जब आप रिवाइज करने लगोगे, तो जब भी आप एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे, तो एक चीज़ याद रखना, वही सब पढ़ना है जो आपने हाईलाइट किया है। तो इस तरह से आपको रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देन देयर आर रूल्स ऑफ हाईलाइटिंग। व्हाट आर द रूल्स ऑफ हाईलाइटिंग? यार पूरी की पूरी बुक को हाईलाइट मत कर दो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा पेज ग्रीन किया होता है। वैसा बिल्कुल मत करना, किताब की हालत खराब कर दोगे और फायदा कुछ नहीं होगा। ओनली हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और देर इज अ थंब रूल कि 35% ही जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं आपकी बुक पे, एक पेज पे, वही हाईलाइट होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, देर आर सर्टन एक्सेप्शंस, कुछ पेज पे बहुत अच्छी डिटेल्स होती हैं, ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, उस पर आप ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हो, बट जनरली स्पीकिंग 35% से ज़्यादा आपकी बुक का कोई भी पेज हाईलाइट नहीं हुआ होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से आप बुक रीडिंग करेंगे। 7th स्टैंडर्ड की जो बुक है आवर एनवायरनमेंट, वहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे किस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करता हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। द अर्थ, आवर होमलैंड, इज अ डायनामिक प्लैनेट. इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? तो ये जो लाइनें जस्ट आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको बोल रही है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हाईलाइट करने लायक। यस, दिस फोटोग्राफ, ये जो आपको दिख रहा है, ये फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप देख सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी जो लेयर्स के को इसने हाईलाइट किया हुआ है, इन लेयर्स को आपको याद करना है। उसके साथ ही साथ ये जो पेज रहता है, डू यू नो, इस तरह के जो साइड पे कॉलम रहते हैं, इस पे जो भी डिटेल्स रहेंगी वो आपको टिप्स पे होनी ही चाहिए। ये वो फैक्ट्स हैं जो सेकंड गो में आप रट्टा मारोगे, जिनको आप याद करोगे। बड़ी बार आप देखते होंगे यूपीएससी में भी कुछ फैक्चुअल सवाल या फैक्चुअल स्टेटमेंट आती हैं। जनरली दीज फैक्चुअल स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स, और एनसीईआरटी के अंदर जो फैक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ let's see, just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth's crust is called earth's surface is called crust. So this is important. Now I'll highlight it कि the uppermost layer is crust. It is thinnest of all. Now this is also important, this is thinnest. Highlight 35 किलोमीटर इसकी जो विड्थ है उसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो I'll skip it. बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। इसका मतलब कि कॉन्टिनेंटल जो लेयर्स होते हैं वो थिक होती हैं। कॉमन सेंस है, ओशंस का जो बेस होगा वो काफ़ी नीचे होगा और कॉन्टिनेंट्स में माउंटेन्स भी होता है काफ़ी ऊपर होगा, तो ऑब्वियसली उनकी थिकनेस जो है, कॉन्टिनेंटल जो लेयर्स होती है उनकी थिकनेस ज़्यादा होगी। दिस इज समथिंग विच इज इन्फर्ड फ्रॉम दीज टू सेंटेंसेस। Main mineral constituents of the continental masses are silica and aluminium. That is why it is called as Sial. तो constituents of ये important है, इसको आप फिर से हाईलाइट कर लो, हाईलाइट। नाउ लेट अस मूव। तो जैसे हम बात करते हैं ओशियानिक क्रस्ट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पूरा भी हाईलाइट करने की जरूरत है। हाईलाइट दैट इज सीमा, यू नो कि हम क्या बात चल रही है यहाँ पे, तो हाईलाइट। इस तरह से आपका फर्स्ट पेज जो है वो खत्म हो जाएगा। एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Up again, do you know the crust forms only 1% of the volume of the Earth's 84% consists of the mantle and 15% makes the core. तो ये बाय वॉल्यूम जो है, ये बात चल रही है बाय वॉल्यूम, ध्यान रखना, बाय मास नहीं है, इट इज बाय वॉल्यूम। तो बाय वॉल्यूम में आपको ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पता ही होना चाहिए। एंड फाइनली द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर विद द रेडियस ऑफ इतना किलोमीटर 3500, ये जनरली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। तो इसको मैं निफे इसको हाईलाइट कर दूंगा। तो इनर मोस्ट लेयर इज highlighted again. So ये important है। Now rocks and minerals. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. This statement definition is important क्योंकि ये NCERT की definition है और एक rock के बारे में है। प्री में तो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बट मेंस में डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी के पेपर में लिखने में हेल्प करेगी, तो आपको ये याद होनी चाहिए। 3 types of rocks ऑलरेडी रिटन, हाईलाइटेड बोल्ड फॉर्म में, इग्नस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। सो हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव आगे। इंपॉर्टेंट क्या, रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नस रॉक्स।
They are also called primary rocks. These two types of igneous rocks, there are two types of igneous rocks, intrusive and extrusive. हाँ, ये important है. When the magma cools down, when the magma cool down and becomes solid, तो ये जो rock होगी, this is called as igneous rock. क्योंकि igneous word शायद कहीं लैटिन, ओहो सॉरी, यही साइड पे लिखा हुआ देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इग्नस का मीनिंग क्या है? सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक. इसको भी हाईलाइट कर दो. ये सारे जो कॉलम साइड पे आता है ना, ये इंपॉर्टेंट है. नाउ देयर टू टाइप्स, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. उसकी डेफिनेशंस आपको नीचे मिल जाएंगी. इंट्रूसिव क्या होती है, एक्सट्रूसिव क्या होती है, उतने ही पोर्शन को हाईलाइट करना जिससे आपको समझ आ जाए. नाउ आई विल शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ. इस पेज में बहुत सारी चीजें होंगी जो इंपॉर्टेंट होगी. चलो आगे बढ़ते हैं. Can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fiery and molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. So extrusive igneous rock क्या होती है वो आपको समझ आ गई. They have a very fine grained structure. This is important now. तो एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक्स का जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा फाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स. दिस इंफॉर्मेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट. समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट. सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नस रॉक्स. तो इंट्रूसिव कौन सी होती हैं? जो धरती के नीचे ही कहीं बन जाती हैं. और इसलिए ये जो इंट्रूसिव इग्नस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो धरती के अंदर ही कहीं बन जाती हैं. और आगे की लाइन लिखता है, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स. तो लार्ज ग्रेन बनता है जो इंट्रूसिव इग्नस रॉक्स होती हैं. दैट इज वाई इट इज ग्रेनाइट. ग्रेनाइट वो पत्थर होता है जो कि इंट्रूसिव इग्नस रॉक से बनता है. और एक्सट्रूसिव का कौन सा था? बसाल्ट. ये ऊपर मैंने एग्जांपल लिखी हुई है. बसाल्ट का ग्रेन फाइन है और जो ग्रेनाइट है उसका ग्रेन जो है वो थोड़ा लार्ज होता है. देन इट सेज रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड देन दे आर ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स. टूटती हैं, गिरती हैं. इरोजन, सेडिमेंटेशन, ये जो प्रोसेस है पूरा का उसमें वेदरिंग, इरोजन, सो टूट जाती हैं रॉक्स. दीज, और ये लंबे पीरियड के बाद होता है. दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे उनको सेडिमेंट्स बोलते हैं. अब ये सेडिमेंट जो भी हमारे इरोजन के एजेंट्स हैं उनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और वहाँ पे धीरे 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 उनकी लेयरिंग हो जाएगी. तो लेयर्ड फॉर्म में वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बनती चली जाएगी. So these types of rocks are called sedimentary rocks. इस तरह की rocks जो होती हैं जो sediments से बनती हैं उनको sedimentary rocks बोलते हैं. So इसको हाईलाइट कर लो, sedimentary rocks क्या होती हैं. ऊपर डेफिनेशन लिखा हुआ. For example, now sandstone is an example. Sandstone is made from the grains of sand. These rocks may also contain fossil plants. Look, this is important now. कि sandstone जो है वो वैसे बनता है और इसमें fossils हो सकते हैं. इग्नस रॉक्स में फॉसिल्स की पॉसिबिलिटी नहीं होती है. इग्नस रॉक्स में फॉसिल्स की पॉसिबिलिटी नहीं होती है. जो फॉसिल्स होंगे वो सिर्फ सेडिमेंट्री में ही होंगे और मेटामॉर्फिक में भी नहीं होंगे. हमने इस पेज की इंफॉर्मेशन से क्या सीखा? पहला, 3 एग्जांपल्स. ये पेपर में यूपीएससी के एक बार सवाल आ चुका है, या असिस्टेंट कमांडेंट में था या सिविल सर्विसेज में था, क्योंकि दोनों एग्जाम में बार बार देता रहता था. तो ये सवाल था कि रॉक्स के नाम दिए हुए थे और आपको बताना था ये कौन सी है, और ये यहीं से उठाए गए थे, ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड सैंडस्टोन. यहां से डायरेक्टली ये सवाल पिक किए गए थे. दूसरा सवाल ये था कि जो फॉसिल्स होते हैं वो किस रॉक में मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, इग्नस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और ऑल ऑफ द अबव. नो यू नो कि सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में ही वो आपको फॉसिल्स जो हैं वो मिलते हैं. आपको इग्नस रॉक्स में नहीं मिल सकते क्योंकि मोल्टन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से मिलता है. और मेटामॉर्फिक जो होती हैं, अगेन नेक्स्ट पेज पे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मेटामॉर्फिक रॉक्स भी किस तरह से बनती हैं. अगेन ये जितनी भी आपकी रॉक्स हैं, इधर इग्नस और सेडिमेंट्री, ये फिर से पिघल जाएंगी, पिघल के फिर सॉलिडिफाई होंगे तो आपको मिल जाएगी थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स. सो ये एक मैंने आपको डेमो दिया कि किस तरह से आप इस बुक को पढ़ सकते हो. ये मेरी खुद की जो बुक है उसको मैंने किस तरह से हाईलाइट किया है, वो एग्जाम्पल वही पेजेस मैं बता रहा हूँ जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किए हैं. और आप बॉटम में देखो तो मैंने शॉर्ट में कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं. इस तरह से मैं अपने नोट्स बनाया करता था. इसी बुक के
कुछ अगले पेजेस पे आप जाओगे तो ये डिटेल्स आपको मिलेंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से जो वाटर बॉडीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टोटल शेयर ऑफ वाटर। और मैंने शॉर्ट में नीचे RAIFGIO वो भी लिखा हुआ है, न्यूमैनिक्स टाइप के बनाए थे इनको याद करने के लिए। तो ये उसी बुक में 7th की बुक का एक और पेज है जिसमें ओशियानिक करंट्स का एक मैप बना हुआ, तो आपको ये सारी की सारी करंट्स के नाम याद रखने हैं, कौन से ओशन में किस तरह से करंट्स चलते हैं ये याद रखना है। ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, सारी फैक्चुअल डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं जो NCERT में दी होती हैं, वो रीडिंग का स्टाइल मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो प्लीज़ इसको फॉलो करना जो मैंने एडवाइस दी है। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखना। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं अपने करंट अफेयर के नोट्स बनाया करता था, इनसाइट्स ऑन इंडिया के इनिशिएटिव्स को किस तरह से मैं रीड करता हूँ, स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, और प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले, अच्छे से अच्छे आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।